नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम अग्निवीर का दूसरा सेट लगाएंगे जिसमें पूरे क्वेश्चन जी के जीएस के होंगे। 30 आपके सामान्य ज्ञान यानी 15 सामान्य ज्ञान होंगे, 15 आपके सामान्य विज्ञान से संबंधित हैं। और ये क्वेश्चन आप हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में जी के जीएस का क्वेश्चन किसी एक एग्ज़ाम से बंधा हुआ नहीं होता है। और उम्मीद है एक सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। पहली सीरीज़ भी आपने देखी होगी, वो भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों के लिए, इसीलिए लगातार ये सीरीज़ जारी रहेगी जब तक आप वर्दी ना पहन लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अग्निवीर प्रैक्टिस सेट दूसरा। जो जिनको वर्दी से प्यार है वो बच्चे मेहनत भी बरकरार रखे हैं और कर रहे हैं। उसी उम्मीद के साथ हम आप सबको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप सेल्फ एनालाइज कर सकें। और आप, जैसा कि हम डेली कहते हैं, कि आप हमारे साथ अपना रजिस्टर और पेन लेके बैठें ताकि आप पहले क्वेश्चन को स्वयं से आंसर दें, फिर उसके बाद हम आपको बताएं और उसके बाद आप चेकआउट करके जो भी रिजल्ट आपका बनता है वो कमेंट में भेज दें हमें। ओके, चलिए। तो उम्मीद है आपको ये आपके लाइफ के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए ये सफल होंगे। और ये जो क्वेश्चन आपके लिए दिए जा रहे हैं वो आपकी मेहनत में अगर 1% भी सहयोग कर रहे हैं तो मेरी मेहनत सफल मानी जाएगी। ओके, चलिए इसी उम्मीद के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को देख के कहीं पे भी हड़बड़ाना नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है। पूछा क्या जा रहा है, भारतीय सेना ने लद्दाख में किस झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर हाल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये अभी करंट का क्वेश्चन है और उम्मीद है आपने पढ़ा होगा और हमने भी क्लास में अपडेट करके पढ़ा दिए गए हैं सारे क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चनों को करें, ठीक है, ताकि आपका सेल्फ एनालाइज हो जाए। तो आपको करना क्या है, जो आपकी नोटबुक है उसको ओपन करना है, ठीक है, और आपको बस 2 ही चीज़ें लिखना है। एक तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, दूसरा आपका सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, तीसरा आपका राइट। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, जैसे पहला, अब आप अपना जो भी देना चाहें ABCD, यानी मान लो आपने C दिया तो उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, C है, राइट है या रॉन्ग है। तो अगर आपका क्वेश्चन राइट है तो आपको ऐसे लगाना ना है, और अगर रॉन्ग है तो जो आंसर हम आपको बताएं वो आपको लगा लेना है या नोट कर लेना है। ठीक है, यानी आंसर को लिख लेना है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का आपने आंसर लगा लिया होगा, ठीक है। तो भारतीय सेना ने लद्दाख में किस झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर हाल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो झील कौन सी है? पैगोंग झील है। ठीक है, तो उम्मीद है आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ आपको हम बता देते हैं कि इन क्वेश्चनों के साथ साथ आपको जो जीनियस फैक्ट हैं वो बहुत ही मददगार होंगे। जिस प्रकार अभी आपने पढ़ा कि पैगोंग झील में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, तो देश में और भी प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो एक और स्टैचू ऑफ यूनियन, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, जिसमें 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, टेक्सास में ये अनावरण किया गया है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, जो कि सामाजिक न्याय की प्रतिमा है। ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित 125 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा है स्टैचू ऑफ पीस या शांति की प्रतिमा। 2022 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। तो आपने जो पैगोंग झील में भी आपने देखा तो वहाँ पर है, और जम्मू कश्मीर में ही ये आपकी स्टैचू ऑफ पीस या शांति की प्रतिमा है, जो कि किसकी है? रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है आपको जीनियस फैक्ट आपके लिए सहायता करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ है? तो क्या वो जैन से है, बौद्धों से है, सिखों से है या हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है? तो आपने आंसर लगा लिया होगा और सही आंसर आपको पता है, बौद्धों से संबंधित त्रिपिटक एक धर्म ग्रंथ है। आपने पढ़ा होगा त्रिपिटक यानी 3 पिटक, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आइए देखते हैं जीनियस फैक्ट आपसे क्या बोलते हैं। वही चीज बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो कि किसका क्या नाम है? त्रिपिटक। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। ये चीज ध्यान रखना है कि त्रिपिटक में क्या चीज है, तो भगवान बुद्ध के उपदेश शामिल किए गए हैं और इसे पाली भाषा में लिखा गया है और इसे कई भाषाओं में अनुवादित भी किया गया है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ जो त्रिपिटक है वो किससे संबंधित है, यानी भगवान बुद्ध के उसमें क्या है, उपदेश शामिल किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? यानी क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उसका गठन कब किया गया था? तो आपको पता होगा क्या 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947? तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपने लगा लिया होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, 29 अगस्त 1947। ठीक है, ये बात कंफर्म आपको समझ में आ गई। ठीक चलिए, आप जानते हैं संविधान सभा का जो प्रारूप है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। इसी प्रारूप के बनाने के उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या पिता कहा जाता है। अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कभी भी कि संविधान का निर्माण किसने किया था, ठीक है, अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका आंसर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना लगाते हुए ऑप्शन में आपको मिलेगा संविधान निर्मात्री सभा में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि संविधान का निर्माण किसने किया था, तो संविधान निर्मात्री सभा ने। लेकिन संविधान का जब इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि संविधान का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो आप क्या नाम देंगे, डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप डाउट ना हो इसलिए आपको इस प्रकार से और जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था वो कब किया गया था, 29 अगस्त 1947। इस समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, मसविदा समिति भी बोलते हैं और प्रारूप समिति बोलते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 सदस्य थे इन सबको मिला के। यानी अगर अध्यक्ष को छोड़ दें तो 6 सदस्य, नहीं तो कुल पूरे सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे। ठीक है, चलिए जीनियस फैक्ट भी आप देखेंगे, वही चीज़ है, 29 अगस्त 1947 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये चीज़ आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन हमने आपको बता दिया है कि इस प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी सदस्य कितने थे, टोटल 7। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि अध्यक्ष को निकाल लें तो 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष 1 और सदस्य 6, कुल मिला के 7 सदस्यीय समिति थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? यानी आपको बताना है कि तारामंडलों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में अंतरिक्ष में खोजे गए तारामंडलों की संख्या कितनी है, क्या 87 है, 88 है, 89 है, 90 है? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, आप सबने पहले पढ़ा हुआ है कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 89 है। चलिए अब आपको ध्यान रखना है कि ये तारामंडल हैं,
तारों के पैटर्न से बने हैं, जो इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों द्वारा देखे गए हैं और कई प्राचीन, निकट पूर्वी और भूमध्य सागरीय पौराणिक जो कथाएं हैं उन पर आधारित हैं। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना % हिस्सा कृषि में लगा हुआ है? ठीक है, क्या वो 43%, 49%, 54% या 65%? तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जब आए तो आंसर आपने लगा लिया होगा, और इसका सही आंसर क्या है? 54%। ओके, चलिए अब देखते हैं 2022 में भारत की कुल कार्यबल का लगभग 42.86 हिस्सा कृषि क्षेत्र में लगा हुआ था। वही 2020 में 41.19% लगे हुए थे और 21 में 43.96% हिस्सा कुल कार्यश्रम में शामिल था। चलिए, तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आप नवीन से लेकर या प्राचीन से नवीन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो आप अग्निवीर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ आसानी से पता होना चाहिए और इसका सही आंसर भी आपको लगा लेना चाहिए, और आपको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? क्या अजीत डोभाल जी हैं, टीवी रविचंद्रन जी हैं, अनंत नागेश्वरन हैं और अजय कुमार सूद हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपने लगा लिया है और आंसर है इसका ए। ठीक है, अजीत डोभाल जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में हैं। अब आप देखें, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने 6 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री जैक सुलिवन से मुलाकात भी की थी। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हाल ही में हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं श्री अजीत डोभाल जी, उन्होंने अमेरिका के किस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ मुलाकात की थी? तो आपको ये ध्यान रखना है, जैक सुलिवन जो कहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा अमेरिका के। इनके साथ इनकी क्या हुई है? मुलाकात कब हुई है? 6 जनवरी 2025 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको खेल और ट्रॉफियां आपको पता होंगी, और यदि आपके पास नहीं है तो आप हमारे वीडियोज में देख सकते हैं, और बाकी हम आपको पढ़ाते रहेंगे और क्वेश्चन के साथ और भी चीज़ें बताएंगे। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपने आंसर लगा लिया है, और आप सीधा आंसर है संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। ओके, अगर आपने बी लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन क्या, इसका जीनियस फैक्ट भी आपको मिलता है साथ में, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो संतोष ट्रॉफी जो है इसकी शुरुआत साल 1941 में हुई थी। इसका पहला संस्करण बंगाल ने जीता था। यह पुरुषों के लिए एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें देश के राज्यों और कुछ सरकारी संस्थान हिस्सा लेते हैं। तो आपको पता चल गया है कि किसकी बात चल रही है? संतोष ट्रॉफी। ठीक है, और आपको ये भी पता चल गया है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपको क्लियर पता है फुटबॉल से। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1941 में हुई थी, और इसका पहला संस्करण किसने जीता था? तो बंगाल ने जीता था। ये कैसी प्रतियोगिता है? पुरुषों के लिए एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत में आर्थिक सुधार के जनक, पहली बात, और देश के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका दिल्ली में निधन हो गया था? तो भाई आप करंट से भी जुड़ा हुआ है और एक हमारे इतिहास से, अर्थव्यवस्था से भी संबंधित है और राजनीतिक भी गतिविधि से भी संबंधित है। तो आप आसानी से बता सकते हैं भारत में आर्थिक सुधार के जनक और देश के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका दिल्ली में निधन हो गया था? तो क्या वो पीवी नरसिंह राव थे, एसडी देवगौड़ा थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, या डॉक्टर मनमोहन सिंह थे? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, और इसका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, चलिए देखते हैं जीनियस फैक्ट क्या कहता है। जीनियस फैक्ट में आप इस चीज़ों को नोट कर लेना बेटा। ठीक है, आपको अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप फिर भी आप
अच्छी तरह से याद रखें। तो जो अभी हाल ही में आपने देखा था 9 अक्टूबर में रतन टाटा जी का निधन हो गया था। ठीक है, 8 अक्टूबर के बीच डॉक्टर पी वेणुगोपाल जी का निधन हो गया था। 15 दिसंबर में उस्ताद जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया था। और 12 फरवरी 2025 में ही आचार्य सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया था। और 9 नवंबर 2024 में ही पंडित राम नारायण जी का निधन हो गया था। तो ये निधन जो हुए हैं, आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार से निधन के साथ साथ ये भी पूछ लिया जा सकता है कि प्रसिद्ध इन व्यक्ति का संबंध किससे था। यानी पंडित राम नारायण का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप देखेंगे ये प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। आचार्य सत्येंद्र दास जी का संबंध कहाँ से है, तो आपको पता है कि अयोध्या राम मंदिर के ये मुख्य पुजारी थे। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कैसे है, तो ये भारत के प्रसिद्ध तबला वादक थे। डॉक्टर पी वेणुगोपाल का संबंध कैसे है, तो आपको पता है भारत में पहला हृदय शल्य चिकित्सा करने वाले ये डॉक्टर थे। ठीक है, और रतन टाटा जी टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। ओके, 9 अक्टूबर 2024 में। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका अभी 2025 में है। ठीक है, बाकी सब ये 24 और 2024 और ये भी 2024। केवल ये आपको ध्यान रखना है कि 12 फरवरी 2025 में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको एग्जाम की दृष्टि से दिवस भी याद होने चाहिए। तो क्या 8 मई को मनाया जाता है, 9 मई को, 7 मई को, 6 मई को? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, अच्छी तरह से आप सोच समझ के आंसर देंगे। तो हम सबको पता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। आइए जीनियस फैक्ट में चलते हैं। यह दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था और ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए 8 मई को हम क्या मनाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। और इस रेड क्रॉस संस्था के जो संस्थापक कौन थे, तो हेनरी डुनेंट थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे मिला, यानी 54वां जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो 2024 में किसको मिला? क्या वो मिथुन चक्रवर्ती जी हैं, क्या संजीव खन्ना जी हैं, या शाहरुख खान हैं, या अजय देवगन हैं? तो आपको सबको पता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का जो 54वां संस्करण था वो किसको मिला है, मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अभी हम आपको ये बताते हैं, देखिए जैसे कि जीनियस फैक्ट जो कि आपको कुछ नई चीज़ें भी देगा। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2 के 54वें प्राप्त करता है। पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी हो सकता है कि उस क्वेश्चन की जगह आपसे इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाले 70वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार समारोह में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और शायद आपको पता हो कि मिथुन चक्रवर्ती जी का बचपन का नाम क्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो बचपन का नाम इनका क्या है, तो गौरंगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो एग्जाम में एक कोई ना कोई पुस्तक पूछ ली जाती है। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक की रचना किसने की? क्या वो बिल गेट्स ने, रस्किन बॉन्ड ने, सैम पित्रोदा ने, या रामचंद्र गुहा ने? तो आप देखेंगे अभी हाल ही में चर्चा में रही है। तो इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? सैम पित्रोदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, जीनियस फैक्ट भी आपके पास है। ठीक है, आपको ये अन्य पुस्तकों के बारे में बताएगा। सभी पुस्तकें एकदम इम्पोर्टेंट हैं, ये मान के चलिए। जैसे कॉल ऑफ द गिर,
ठीक है, ये पुस्तक जो है परिमल नाथवानी जी की है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये पुस्तक के नाम है। और ये किसने लिखी है? भीम सिंह ने, जो राज्यसभा सांसद भी हैं। इंडिया एट द रेट 100, ये पुस्तक के लेखक कौन है? के.बी. सुब्रमण्यम। संस्कृति के आयाम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मनोरम मिश्रा। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, इसके लेखक कौन है? रूपा पाई। और एक समंदर मेरे अंदर, ये पुस्तक के लेखक हैं संजीव जोशी। तो दोस्तों आप ये नोट कर सकते हैं सभी पुस्तकों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट, मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऐसे जो योजना हैं, जो हमारे काफ़ी देश में चर्चित योजना है, इन योजनाओं के बारे में भी आपको पढ़ना है और कुछ फैक्चुअली भी आपको याद रखना है। तो मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत क्या 25 सितंबर 2014 को हुई, या 26 सितंबर 2014 को हुई, या 27 सितंबर 2014 में हुई, या 24 सितंबर 2014 में हुई? तो यानी इतनी बात तो कंफर्म है कि सितंबर 2014 में तो हुई है। अब आपको क्लियर करना है डेट। तो डेट, सही डेट क्या हो जाएगी? 25 सितंबर 2014। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये डेट याद हो गई होगी। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। चलिए अब इसमें आप देखेंगे जीनियस फैक्ट क्या बोल रहा है भाई। शून्य दोष शून्य प्रभाव का नारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया था। तो ये इसका जो आप ध्यान रखेंगे, ये मेक इन इंडिया का जो एक तरह से नारा है, जो क्या है? शून्य दोष और शून्य प्रभाव नारा है मेक इन इंडिया का, जो किसने दिया था? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। और इस योजना का जो लोगो है, उस लोगो में किस जानवर का चिन्ह है? तो शेर का है। ठीक है, शेर का चयन किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। और आप ध्यान रखेंगे अमिताभ कांत की एक पुस्तक है जिसका नाम मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज। तो अगर ये पुस्तक भी आपसे पूछ ली जाए तो आप बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और किसने किसने लिखी? ये अमिताभ कांत जी ने लिखी है। तो इम्पोर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, केरल की राजधानी क्या है? आप क्वेश्चनों की टेंशन ना लें, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अभी आप जीनियस फैक्ट में पहुंचेंगे, मजा आ जाएगा आपको भी। ठीक है, तो केरल की राजधानी क्या है? सभी बच्चों को पता है, और जिसको नहीं पता है वो भी आज सीख लेगा। ठीक है, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अब चलते हैं जीनियस फैक्ट में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जीनियस फैक्ट आपसे कहता है कि क्या आप केरल की राजधानी के अलावा भी कुछ जानते हैं, तो हम कहेंगे हाँ। केरल का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन। केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र आर्लेकर। ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो अभी करंट के ही हैं, जो वर्तमान में अभी भी हैं। अब इसी प्रकार आपसे अगर पूछे कि भाई मिजोरम के राज्यपाल कौन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि अभी हाल ही में 5 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए थे जनवरी पर, यानी 2025 में अभी। ठीक है, तो केरल के राज्यपाल जो कि राजेंद्र आर्लेकर आपको पता चल चुका है। ठीक है, मिजोरम के विजय कुमार सिंह, मणिपुर के अजय कुमार भल्ला, बिहार के आरिफ मोहम्मद खां और उड़ीसा के हरि बाबू कंभनपति। ये आप बिल्कुल नोट कर लेना ताकि आप भूल ना जाएं। ठीक है, एग्जाम में ये जरूर पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि केवल आप अग्निवीर के लिए, आप कोई भी एग्जाम के लिए आपको एक करंट अपडेशन पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ईरान देश की राजधानी क्या है भाई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। तो ईरान की राजधानी पूछा है तो आप सीधा कह सकते हैं क्या राजधानी है ईरान की? तो क्या तेहरान है, या बगदाद है, पेरिस है, टोक्यो है? ठीक है, तो ईरान की राजधानी आप सबको पता है, आपने लगा लिया होगा ईरान की तेहरान। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप चलते हैं जीनियस फैक्ट के पास। भाई जीनियस फैक्ट क्या कह रहा है जी?
आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे ईरान की अपन लोगों ने क्या देखी, राजधानी। अब यहाँ पे जीनियस फैक्ट क्या कह रहा है कि ईरान की मुद्रा बताइए, तो हम क्या कहेंगे, ईरानी रियाल। ठीक है, इसी प्रकार अब ये मुद्रा तो हो गई ईरान की और ईरान की राजधानी हो गई। अब बात कर लेते हैं कुछ देश और उनकी राजधानी, क्योंकि इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि खार्तूम राजधानी किस देश की है, तो हम बताएंगे सूडान की। ठीक है, यूक्रेन, जो अभी यूक्रेन रूस संकट चल रहा है, तो यूक्रेन चाचा में रहता है, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो आप फटाक से बताएंगे कीव। इराक की राजधानी क्या है भाई साहब, तो आप बताएंगे बगदाद। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो काबुल। इस प्रकार से आप कई देशों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, मैंने केवल 2-4 इम्पोर्टेंट लिए हैं, बाकी आप जानते हैं हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं, उनकी आपको राजधानी, मुद्राएं, संसद, ये सारी जानकारी, पशु पक्षी, खेल, राष्ट्रीय खेल, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करना है और अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सीरीज और जीनियस फैक्ट के साथ मज़ा आ रहा होगा। अब चलते हैं हम, क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो अब साइंस का क्वेश्चन है, आपको आसानी से पता होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, दूरी, समय, प्रकाश धारा, जल्दी बताएं। तो प्रकाश वर्ष किसकी होती है, दूरी की इकाई होती है। ठीक है, दूरी की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष। चलिए, अब जीनियस फैक्ट आपको इसके साथ और भी बताने वाला है। तो आपको बताना है विद्युत धारा। अब इसमें देखो राशि मात्रक, तो आप ये देखें विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, शक्ति का वॉट, प्रतिरोध, और देखो प्रतिरोध का वैसे हमको सबको पता है ओम, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या पूछेगा, रेजिस्टेंस की इकाई या मात्रक क्या है, रेजिस्टेंस नामक इकाई का मात्रक क्या है, तो भी हमको क्या लगाना है, ओम, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा अपडेट कर लेता है, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, ऐसे कर लेता है जो उसको सुटेबल होता है। इस प्रकार विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारिता का फैराडे होता है, प्रेरकत्व का होता है हेनरी, दाब का पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। तो आपको ये सभी राशियां और मात्रक भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफ्रारेड किरणें क्या है, तो आप देखें इंफ्रारेड क्या अनुदैर्ध्य तरंग हैं या अनुप्रस्थ तरंग हैं, यांत्रिक तरंग हैं या विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। तो आपको इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से सोच लिया होगा, आपको पता होगा इंफ्रारेड किरणें कैसी हैं, क्या किरणें हैं, तो आपका आंसर होना है डी। ठीक है, चलिए चलते हैं भाई, जीनियस फैक्ट क्या कह रहा है भाई, वे तरंगें जिनका संचरण के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक नहीं होता विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। तो भाई साहब जो इंफ्रारेड तरंगें हैं उन्हीं को हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, और इन तरंगों के संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अवरक्त किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं, अवरक्त किरणें हैं। इन किरणों की खोज किसने की थी, हर्शेल ने की थी। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है इंफ्रारेड तरंगों के बारे में आपको काफ़ी जानकारी हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो आप बहुत सारे नृत्य शैलियों को पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो आप बताएंगे क्या कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम। तो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आज आप सीख भी लेंगे। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो भरतनाट्यम, जो कि सबसे प्राचीन नृत्य शैली है। अब चलते हैं जीनियस फैक्ट क्या कहता है। जीनियस फैक्ट कहता है कि भाई भरतनाट्यम जिसे हम सदर के नाम से जानते हैं वो दासी अट्टम भी उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दासी अट्टम, क्योंकि शुरुआत में मंदिर में ये दासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य था। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य शैली है, यानी तमिलनाडु, यानी भरतनाट्यम कहाँ की शैली है, तो तमिलनाडु की शैली है। यह भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। तो आप
ये बात समझ चुके होंगे। मुझे उम्मीद है आपको चीज समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी, जो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी है उसके जनक कौन हैं? क्या जोसेफ लेस्टर हैं, ये एडवर्ड जेनर हैं, लुई पास्चर हैं, या विलियम हार्वे हैं? तो आपने आंसर लगा लिया होगा। और इसका सही आंसर क्या है तो ये भी आप बताएं। समझ गए? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। जीनियस फैक्ट और क्या चीजें बताने वाले हैं। हृदय प्रत्यारोपण, यानी आपसे ये आविष्कार है और ये आविष्कार किसने किया? तो वो आविष्कारक हैं। ठीक है, तो हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। लिंग हार्मोन का आविष्कार किसने किया था? स्टेनॉल ने। परख नली शिशु किसने किया था? एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार पिनकस ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने। और डायबिटीज की खोज बेंटिंग ने की थी। तो आप, मुझे उम्मीद है इनको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आप सोच के बताएं। तो जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं? क्या आयाम कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, पिच कहते हैं, या तरंग कहते हैं? तो आप सबको पता है कि जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसको पिच कहा जाता है। चलते हैं भाई, जीनियस फैक्ट क्या बताने वाला है। तो जीनियस फैक्ट अच्छे लग रहे होंगे, उम्मीद है आपको कुछ नया भी सीखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन के साथ। तो जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ठीक है, तीव्र ध्वनि का तारत्व अधिक होता है तथा मंद ध्वनि का तारत्व कम होता है। जिस ध्वनि का तारत्व उच्च होता है वह ध्वनि पतली होती है। यानी जिसका तारत्व क्या होगा? अधिक होगा, यानी उच्च होगा, उसकी ध्वनि कैसी होगी? पतली। और उच्च आवृत्ति की होती है। ठीक है, उसकी आवृत्ति भी कैसी होगी? उच्च होगी, यानी हाई होगी। तथा जिस ध्वनि का तारत्व निम्न होता है यानी कम होता है वह ध्वनि कैसी होती है? मोटी। और उसकी आवृत्ति भी कैसी होती है? कम होती है, यानी निम्न होती है। और आपको पता है कि ध्वनि के तारत्व और पिच के कारण ही लड़कियों की आवाज़ कैसी होती है? लड़कों की अपेक्षा पतली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? भाई साहब यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, जब कभी एग्जाम में बैठे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। ऐसा नहीं कि देखते ही में बस मजा आ गया बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। तो क्षार के संबंध में सही नहीं है। क्या क्षार स्वाद में खट्टे होते हैं, या संक्षारक होते हैं, या स्वाद में कसैले होते हैं, स्पर्श करने में साबुन जैसे होते हैं? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको पता है क्षार जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे नहीं कसैले होते हैं। तो ये जो कथन है वो क्षार से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी ये कथन क्या है? इससे सही है उसके। और इसने पूछा क्या सही नहीं है, तो क्षार स्वाद में खट्टे नहीं होते। कैसे होते हैं? कसैले होते हैं। ठीक है, चलिए जीनियस फैक्ट आपको कुछ बताने वाला है भाई इसी के द्वारा। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया। क्षार क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्षार का स्वाद कसैला होता है, ये भी आपको पता चल गया है। यह ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने से जल का पीएच मान 7.0 से अधिक हो जाता है। इसीलिए ये लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है।
ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, क्षार कैसा पदार्थ है? अगर इसको जल में मिलाने से जल का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है वो कैसा होता है? क्षारीय हो जाता है। ठीक है, और इसलिए क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। नेक्स्ट बात, क्षार अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके, किसके साथ? अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके उसको उदासीन कर देता है। ठीक है, ये भी क्षार की एक विशेषता है। क्षार अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल को क्या कर देगा? यानी उसको उदासीन कर देता है। नेक्स्ट, क्षार में पानी को मिलाना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ये भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सारी बात समझ में आ गई होगी आपको क्षार से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? जी आपको बताना है मकड़ियाँ। ठीक है, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या आर्कियोलॉजी कहलाता है, या एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, या एपियोलॉजी कहलाता है, या साइनोलॉजी कहलाता है? तो जल्दी से आप मुझे बताएं कि मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए, मकड़ियों का अध्ययन आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो आपका आंसर क्या बन गया? ए। अब हम आपको ले चलते हैं जीनियस फैक्ट की ओर। चलिए, तो जीनियस फैक्ट आपसे क्या कहने वाला है तो वो भी आप अच्छी तरह से समझेंगे। आर्कियोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी अच्छी तरह से मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन। मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, मधुमक्खियों का अध्ययन आप जानते हैं, एपिकोलॉजी। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कुत्तों का अध्ययन। तो कुत्तों का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइनोलॉजी में। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे साइनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कुत्तों का। वही कुत्ते कौन से हैं? जानवर वाले। इसी ध्यान रखेंगे। और जो कुत्तों की तरह व्यवहार करने शुरू कर देता है उसे हम क्या बोलने लगते हैं? भाई साइको हो गया, पागल हो गया। चलिए, लेकिन अपन को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, जल से भय। अरे भाई ये तो, ये समझ लो जल से भय किसको लगा था? आपने एक मूवी देखी होगी, भूल भुलैया, देखी ना? उसमें राजपाल यादव है ना, पानी पानी अक्षय कुमार बोलता है पानी है, वो जंप मार के भागता है। तो अगर आपसे उसमें तो कहा गया था भाई कि पानी से दूर रहना, लेकिन भाई इसको तो जल से डर लगता है। तो जल से डर लगना किस रोग का लक्षण है? यानी अगर कोई व्यक्ति जल से या पानी से डरता है तो उसे मान लीजिए, बताइए कि कौन सा रोग है। यानी जल से डरना एक लक्षण है किस रोग का? तो क्या उसे पोलियो है, या खसरा है, या रेबीज है, या हेपेटाइटिस है? ठीक है, तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा, और सही आंसर क्या है? रेबीज। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जल से भय का जो लक्षण है वो रेबीज रोग का ही लक्षण है। चलिए अब आपको ले चलते हैं जीनियस फैक्ट की ओर। ये क्या कह रहे हैं भाई? जल से भय रेबीज रोग का लक्षण है जी। ठीक है जी, हाइड्रोफोबिया या रेबीज। ठीक है, जो भी नाम ऑप्शन में आए, यह पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी के काटने से होता है। जरूरी नहीं है कि पागल कुत्ता काटे तब रेबीज हो, है? पागल भेड़िया भी हो सकता है, पागल लोमड़ी भी हो सकता है, और ये जरूरी नहीं कि सब पागल काट खाए तो रेबीज हो जाए। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं समझना है भाई साहब। हाइड्रोफोबिया या रेबीज पागल कुत्ते या जंगली भेड़िया या जंगली लोमड़ी के काटने से होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो गया तो उस मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो उस अंग को आप हमेशा याद रखेंगे, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, यानी पूरा सिस्टम ही उसका डैमेज, यानी केंद्रीय तंत्र का तंत्र प्रभावित होगा। समझ गए? तो आपको ऐसे रोगों से बचना है, और अगर किसी में दिखाई दे तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि उसको क्या हो गया? हाइड्रोफोबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा आसान है।
बस आपको ध्यान रखना है कि शब्दों को आप आसान शब्दों में समझ लिए, क्लियर हो गया। फोटोट्रोपिज्म क्या है भाई साहब? क्या पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना फोटोट्रोपिज्म कहलाता है? क्या विशिष्ट प्रोटोप्लाज्म जिससे सिलिया उत्पन्न होता है? क्या पौधे का पानी और नमी की ओर बढ़ना फोटोट्रोपिज्म होता है? या असमान युग्मकों के बीच का संयोजन फोटोट्रोपिज्म होता है? तो आप जानते हैं कि फोटो मतलब प्रकाश है, फोटो संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, तो प्रकाश आता है। तो बस यहाँ से आपको निकाल लेना, फोटो मतलब प्रकाश। अब प्रकाश इनमें किसमें है? केवल इसमें। तो पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना क्या कहलाता है? फोटोट्रोपिज्म। आंसर आपका सही है। चलिए, अगर आपका आंसर सही है, ये आपने ही लगाया था, तो आप बिल्कुल सही है और सही अनुमान लगा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब कि आप जीनियस फैक्ट क्या कह रहा है फोटोट्रोपिज्म में? सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया। भाई सूरजमुखी का फूल है, जैसे जैसे सूर्य चलता है वैसे वैसे सूरजमुखी का फूल घूमता है। इसी प्रक्रिया को फोटोट्रोपिज्म, और हिंदी में बोलें तो प्रकाशानुवर्तन, यानी आपने कक्षा 10 की क्लास में पढ़ा होगा प्रकाशानुवर्तन, और उससे पहले भी पढ़ा होगा, उससे बाद भी पढ़ा होगा कि जो पौधे प्रकाश की दिशा के अनुकूल गति करते हैं वो कैसे होते हैं? प्रकाशानुवर्तन उनको कहा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रकाशानुवर्तन के कारण ही किसी जीव की ऐसी वृद्धि होती है जो प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित हो। यानी कोई भी जीव अगर अपनी वृद्धि कर रहा है और प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित, यानी प्रकाश से प्रभावित हो रहा है, तो भी वो प्रकाशानुवर्तन का कारण बनता है। ठीक है, चलिए, तो कुछ तो आपको मदद मिली होगी। चलिए, हमारे शरीर में नमक की मात्रा बताना है जी। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी % है? तो क्या वो 1% नमक है हमारी बॉडी में, 2% है, या 0.4% है, या 0.6% है? तो जल्दी से आप सोच लें, वो आंसर आपने लगा लिया होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। ठीक है, चलिए जी, अब आपसे जीनियस फैक्ट भी कुछ 1-2 पॉइंट कहना चाहता है। तो बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात बता रहे हैं भाई साहब, मनुष्य के आंसू में, जो आंसू होते हैं वो आंसू में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आप इसको कंप्लीट करें कि वन्य जैव विविधता संस्थान कहाँ पर स्थित है। तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो मजा आ रहा होगा। वन्य जैव विविधता संस्थान, ठीक है, आपको बताना कहाँ पर स्थित है। क्या केरल में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, या हैदराबाद में? तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा फॉर्मेट है, आप सबको पता है वन्य जैव विविधता संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में जी। ठीक है, अब ये चीज आप ध्यान में रखना कि जहाँ पर वन्य जीव दिखा तो है सीधे देहरादून, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज ना होने के लिए देहरादून नहीं रखा है। ठीक है, नहीं तो आप लोग ज्यादातर देहरादून पहुंच जाते हैं और यहाँ ऑप्शन होता तो फिर आपको याद भी ना करा पाते हम। तो याद रखेंगे, वन्य जैव विविधता संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, अब आपसे जीनियस फैक्ट क्या बोलता है। ये तो भाई हैदराबाद में, अब ये बता रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी भाई साहब। तो 1997 में। ठीक है, किसकी? वन्य जैव विविधता संस्थान की स्थापना 1997 में हैदराबाद में हुई थी। यह जैव विविधता से संबंधित एक अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, दूसरी बात, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, ध्यान रखेंगे, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये सब किसके अंतर्गत काम करते हैं? पर्यावरण और वन
और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन काम करते हैं? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वन गुजरात राज्य में स्थित है? भाई साहब आपको बताना है कि ये वन है मोलाई वन, सुंदर वन, गिर वन, कोकरेल वन। ठीक है, तो आपको पता है कि वन कौन से गुजरात में है, तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, बहुत फेमस है, आपको आंसर लगा लिया होगा, आपने आंसर दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, गिर वन। ठीक है, जैसे आप जानते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है भाई साहब? गुजरात में। अब जीनियस फैक्ट आपसे क्या कहना चाहता है वो समझते हैं। जीनियस फैक्ट, गिर वन जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थल है। मोलाई वन भाई साहब जो ऑप्शन में दिया गया था वो कहाँ? तो मोलाई वन असम राज्य में पाए जाते हैं। कुकरेल जो है, कुकरेल संरक्षित वन जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। यहाँ मगरमच्छ, घड़ियाल और कछुआ अभ्यारण्य भी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हर चीज आपका काम है केवल सामान्य अध्ययन के रूप में स्टडी करते रहना है। आप अगर टॉपिक वाइज भी पढ़ना चाहते हो तो हम आपके लिए टॉपिक वाइज भी वीडियो बना देंगे, लेकिन आप अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका भी अभ्यास लगातार करते रहें। आपको जल्द ही टॉपिक वाइज वीडियो भी मिलेंगे जिसमें आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक तैयार कराया जाएगा। और याद रखेंगे हम आपके लिए पूरा एक विषय जीके का जो कि इतिहास हम एक तरफ से कॉन्सेप्चुअल शुरू करने जा रहे हैं, और आपको जल्द ही वो सीरीज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, टाइटल होगा इतिहास एक पहचान। ठीक है, हम बताएंगे कि इतिहास से क्या पहचान है, कैसी पहचान है, किसकी पहचान है। ठीक है, चलते बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदूषण के अंतर्गत कौन सा कानून पास किया गया भाई साहब? भारत सरकार के द्वारा प्रदूषण के अंतर्गत से कौन सा कानून पास किया गया? BS1, BS4, 5, BS2, BS4। तो आपको ध्यान रखना कानून पास किया गया था, इसमें और चीजें अभी शामिल नहीं है, आपकी डिपेंडेंसी इन्हीं ऑप्शन पर है। तो इसका आंसर भी आपको ध्यान रखना, भारत सरकार द्वारा प्रदूषण के अंतर्गत कौन सा कानून पास किया गया था? तो BS4। ठीक है, अब हम आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर हो गया BS4। अब हम आपको ले चलते हैं जीनियस फैक्ट के पास जो आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। BS4 यानी भारत स्टेज 4 के अनुसार सरकार ने मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन के उपकरणों से उत्सर्जन वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2000 में स्टेज उत्सर्जन मानकों की शुरुआत की थी। यानी क्वेश्चन ये भी आ जाए कि भारत में स्टेज उत्सर्जन मानकों की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2000 में। ठीक, BS4 स्टेज अप्रैल 2017 से लागू हुआ था। इसकी घोषणा 2016 में ही की गई थी भाई साहब। वर्तमान 2022 में, ठीक है, अभी जो चल रहा है 22 से ही चल रहा है, भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का BS6 आपको पता है 6वां चरण 1 अप्रैल 2020 से जो लागू हो गया था वही अभी भी चल रहा है। ठीक है, BS6 ही चल रहा है अभी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? जी ये आपको ध्यान रखना है, नहीं है। ठीक है, कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? जी क्या कोयला, पवन चक्की, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम? तो कौन सा है भाई साहब? आपको बताना है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो नहीं कौन है? ये पवन चक्की ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, ये गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं। तो कोयला है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये क्या है? पारंपरिक स्रोत है। अब आपको ले चलते हैं जीनियस फैक्ट में क्या बताया जा रहा है भाई साहब। परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन समाप्त होने योग्य होते हैं तथा इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये जीवाश्म ईंधन आधारित होते हैं
जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अब बात कर लेते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसके अंतर्गत सभी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते तथा इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पवन ऊर्जा, जो कि ऑप्शन में पवन चक्की था इसीलिए तो नहीं था। जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ताप ऊर्जा। तो ये सब क्या है? परंपरागत और गैर परंपरागत आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का इको मार्क भैया लोगो क्या है? यानी आपको बताना है जो भारत में इको मार्क है उसका लोगो क्या है। क्या मिट्टी का एक घड़ा है उसका लोगो है? क्या क्रॉस ट्रीज उसका लोगो है? या एक हरा बिंदु उसका लोगो है? या ब्लू एंजल उसका लोगो है? तो इसका आंसर आपको बताना है। भाई इको मार्क का चिन्ह नहीं पूछ रहे हैं, लोगो पूछा जा रहा है, तो आपको अच्छी तरह से बताना होगा कि इको मार्क का लोगो क्या है। मिट्टी का एक घड़ा है। ठीक है, चलिए अब आप देखें इको मार्क पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में प्रारंभ हुआ। पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उत्पाद की पहचान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला ये मानक है। भारत का इको मार्क लोगो मिट्टी का घड़ा हो। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइपरमेट्रोपिया शब्द नाम से ही समझ गए होंगे। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किस लेंस का उपयोग किया जाता है? यानी हाइपरमेट्रोपिया। भाई इसमें केवल आपसे इतना सा चेंज कर दिया गया है कि इसमें से हिंदी नाम ना देके उसको इंग्लिश में दे दिया गया है। तो हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों को कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो आपको पता है हाइपरमेट्रोपिया जो कि आंसर आपका क्या है? उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। अब सीधे चलते हैं अपन लोग जीनियस फैक्ट पर। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आपको हम ले चल रहे हैं कहाँ पर? जीनियस फैक्ट। चलिए चलते हैं भाई। हाइपरमेट्रोपिया जिसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में होता क्या है भाई साहब? दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इसके लिए कौन सा लेंस उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस। मायोपिया जिसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। यानी निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इसके लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। प्रेस बायोपिया में जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जो वृद्धों में हो जाता है। ठीक है, बुढ़ापा आते आते, तो इसमें फोकसी लेंस का यूज कर देते हैं। अबिंदुकता जिसे दृष्टि वैषम्य कहते हैं भाई साहब, इस रोग में तो भाई बेलनाकार ही आपको लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हो गई सीरीज, बहुत बढ़िया। 30 क्वेश्चन हो गए, वेरी गुड। चलिए आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने जो स्कोर बनाया होगा वो बेटर, अच्छे से अच्छा स्कोर बनाया होगा। और जहाँ भी जिस क्वेश्चन में आपको आए हुए क्वेश्चन में भी कुछ भी नया आपको मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है आपको जो भी चीज़ें इसमें सीरीज में नई और आपके लिए उचित मिली हों तो आप उनको नोट करके याद करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके भविष्य को बहुत ही शानदार बना सकती हैं। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगली सीरीज में फिर मिलते हैं।